डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में आपने ये पढ़ा था कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन क्या होता है और ट्रांसपिरेशन किस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करने में आवश्यक होता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि भाई वाटर जो होता है, वाटर में तो Na+, Cl- और बहुत से आयंस होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को सेल मेम्ब्रेन से कैसे अंदर लिया जाता है। तो जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे Na+ पॉजिटिव आयन है और Cl- नेगेटिव आयन है। अब ये अंदर कैसे जाएगा और किस तरह से ये फ्लोएम तक पहुंचेगा, इसके लिए एक थ्योरी दी है जिसे वाहक संकल्पना, कैरियर हाइपोथेसिस कहते हैं। ये कह रहा है कि जो प्लस और माइनस आयंस होते हैं इसके लिए कैरियर होते हैं, वाहक होते हैं जो उन आयन को अंदर की ओर ले जाने का काम करते हैं। जैसे X- एक कैरियर है या वाहक है जो किसको लेके जाता है, Na+ को ले जाने का काम करता है, यानी पॉजिटिव आयन को ले जाने का काम करता है। इसी प्रकार Cl- एक नेगेटिव आयन है, इसको ले जाने के लिए कैरियर है Y+, वाहक है Y+। तो इस थ्योरी में किस तरह से हम इसको लिखते हैं कि कैरियर हाइपोथेसिस, वाहक संकल्पना, इसके अनुसार किसी भी आयन को अंदर ले जाने के लिए एक प्रकार के वाहक पाए जाते हैं। ये वाहक Na+ और Cl- यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ओर ले जाते हैं। कैसे ले जाएंगे, ये Na+ है, जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के पास आता है ये सेल मेम्ब्रेन में एंटर नहीं कर पाता है, तो इसके लिए सेल के अंदर एक कैरियर होता है जिसको कहते हैं X-। ये कैरियर Na+ के कांटेक्ट में आता है, ये इधर पास आता है, दोनों सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं, ये Na+ के कांटेक्ट करके NaX का फॉर्मेशन करता है। अब ये NaX या कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स वाहक आयन सम्मिश्रण के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। जैसे आगे की ओर यानी सेल मेम्ब्रेन दूसरी तरफ जाता है, वैसे ही ये डिसोसिएट हो जाते हैं या टूट जाते हैं। Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। ये Na+ तो बाहर की ओर आ जाता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, और जो X- कैरियर होता है ये बाहर नहीं जाता, ये कैरियर वापस अपनी तरफ आ जाता है और दूसरे Na+ ले जाने आयन को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्लस आयन का किस तरह से होता है, इसके लिए एक वाहक या कैरियर पाया जाता है जिसको हम X- कहते हैं। जैसे ये Na+ के कांटेक्ट में आता है, NaX कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और ये NaX कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं और Na+ और X- में टूट जाते हैं। Na+ यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से बाहर की ओर निकल जाता है, जबकि X- वापिस दूसरा आयन को ले जाने के लिए फ्री हो जाता है। इसी तरह से Cl- या नेगेटिव आयन है, इनको ले जाने के लिए पाया जाता है कैरियर या वाहक Y+। जैसे ही Cl- आयन सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, ये Y+ आयन इससे रिएक्ट करके Cl- का फॉर्मेशन करते हैं। ये Cl- टूट जाता है Cl- और Y+ में। Cl- तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की ओर चल जाता है, जबकि Y+ वापिस कैरियर जो है अपनी जगह पर आ जाता है और ये किसी दूसरे Cl- आयन को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं वाहक संकल्पना सिद्धांत, वाहक संकल्पना सिद्धांत, कैरियर हाइपोथेसिस कहते हैं। अब यह आता है कि ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, कैसे प्रभावित होता है। तो इसका सबसे पहला कारक है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ट्रांसपिरेशन की दर भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इवापोरेशन बढ़ेगा और ट्रांसपिरेशन बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो एयर जो होती है थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाएगी, थोड़ी सी नम हो जाएगी,
जिसके कारण इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। दूसरी होती है हवा या एयर। एक कमरा है जो बिल्कुल बंद है, एक कपड़े आप उसमें सुखाइए, एक कपड़े बाहर सुखाइए, कौन सा पहले सूखेगा? बाहर वाला पहले सूखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हवा, मूविंग एयर है, जिसके कारण पानी इवेपोरेट होकर के बाहर निकलता है। इसी प्रकार से एक और इसी तरह से जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ये स्टार्च प्लांट में ऊपर की ओर कैसे जाता है? इसके लिए एक है दाब प्रवाह परिकल्पना, प्रेशर हाइपोथेसिस। दाब प्रवाह परिकल्पना, प्रेशर हाइपोथेसिस, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये एक प्लांट का नमूना है, ये एक प्लांट है, यहां पर लीफ है, ठीक है, लीफ है, ये जाइलम है, ये जाइलम, ये है रूट जाइलम, और ये है स्टेम जाइलम, और इसी के चारों ओर फ्लोएम है, रूट फ्लोएम और स्टेम फ्लोएम। अब इसको ले जाने के लिए किस तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या चीजें होती है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही लीफ होती है इससे ट्रांसपिरेशन होगा या वाष्पोत्सर्जन होगा, जिससे पानी बाहर की ओर निकलेगा, पानी का लॉस होगा। जैसे ही पानी का लॉस होगा, मीजोफिल की शेल पिचक जाएगी और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक हो जाएगा, जिसके कारण यह ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता बढ़ता फ्लोएम तक पहुंचता है, और इस फ्लोएम में जो फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनता है, वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होकर के फ्लोएम के अंदर जाता है, और फ्लोएम से वेसल्स के अंदर या वाहिकाओं, ये चालनी नलिकाओं, वाहिकाओं, एक नली होती है जिसको चालनी नलिका या सीव ट्यूब्स कहते हैं, सीव ट्यूब से होता हुआ प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर चला जाता है। इसी तरह से वाटर का कंडक्शन आप जानते ही हो, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन जाइलम के द्वारा होता है। तो ये बहुत सीधी सी हाइपोथेसिस है जिसको कहते हैं दाब प्रवाह परिकल्पना, प्रेशर हाइपोथेसिस। यहां पर एक क्वेश्चन उठता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गुटेशन आपने पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन भी आपने पढ़ा था, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुटेशन एंड ट्रांसपिरेशन? वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्रवण में क्या अंतर होता है? तो स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह हमेशा लीफ की सरफेस से होता है, जबकि जो गुटेशन होता है वो हमेशा लीफ के किनारों से होता है। ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन में पानी जो होता है एरियल सरफेस से इवोपरेट होता है, जबकि गुटेशन के अंदर पानी जो लीफ की सतह होती है उस लीफ की सतह से बूंद बूंद करके बाहर निकलता है। ट्रांसपिरेशन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जबकि गुटेशन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज नहीं करता। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो Na+ और Cl- आयंस, यानी डिफरेंट टाइप के आयंस का ऊपर की ओर एसेंट ऑफ सैक, यानी ऊपर की ओर जाने की क्रिया होती है, एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, जबकि गुटेशन से ऐसी कोई क्रिया नहीं होती। ट्रांसपिरेशन होता है वो हमेशा रंध्रों के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है, जबकि गुटेशन स्टोमेटा के द्वारा नहीं होता। यह आप ध्यान रखना अच्छी तरह से। नोट्स मैंने आपको भेजे थे, उसको पढ़ना, पढ़ के लिखने की कोशिश करना, और जो समझ में नहीं आए उसे मुझसे पूछना। थैंक यू।